चलिए, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के बारे में। और छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर जिला है हमारा, इसके बारे में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमें समझना होगा कि एक जिले को हम पढ़ने के लिए जब सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो तरीका होता है हमारा, ठीक है, जहां पर हम सूरजपुर जिला के बारे में पढ़ते हैं, समझिएगा कि किसी भी जिला को समझने के लिए हमें उसके 4 मुख्य बिंदुओं को समझना होता है। जब हम कभी भी किसी भी जिले को पढ़ेंगे तो सबसे पहले 4 मुख्य जिलों को पढ़ेंगे, 4 मुख्य बातों को समझेंगे। एक सबसे पहला चीज होता है, याद रखिएगा, किसी भी जिले का उसका ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है उसका, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। उसके अलावा हम उस जिलों की अगर बात करेंगे तो उसका प्रशासनिक इकाई क्या है या प्रशासन कैसा है, प्रशासन के आधार पर हम उसको देखेंगे कि प्रशासनिक स्थिति क्या होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट क्या है यहाँ पर, और उस यूनिट के नंबर कितने हैं, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा हम डिस्कस करेंगे उस जिले का भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिकल जो इसका सिचुएशन है, ठीक है, यानी कि किस प्रकार की संरचना, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, और वहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। वही हम बात करेंगे इसकी आर्थिक स्वरूप की या आर्थिक स्थिति की, जिले में कितने उद्योग हैं, खनिज का क्षेत्र क्या है, ठीक है। उसके अलावा अंतिम बिंदु होगा, याद रखिएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके पर्यावरण की, माफ कीजिएगा, पर्यटन की। वहां कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है, इसके अलावा पुरातात्विक क्षेत्र, आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस, और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ धार्मिक प्लेस की, जैसे मंदिर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि हम मुख्य रूप से जो है इन 4-5 बातों पर डिस्कस करते हैं किसी भी जिले को पढ़ने के लिए। जब भी हम कभी कोई जिला पढ़ते हैं, याद रखिएगा, तो सबसे पहला फोकस होता है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका वो जिला कैसे आया, उसका गठन कैसे हुआ, उसका इतिहास क्या है, ठीक है। दूसरा, उसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है। तीसरा, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके भूगोल के क्षेत्र में हम देखेंगे कि आसपास कौन कौन से जिले होते हैं और उनके समर्थ में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, ठीक है। चौथा, उसकी आर्थिक स्थिति का मतलब है कि वहां कौन सी खनिज पाई जाती है, वहां कौन कौन से उद्योग है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके बारे में। और पर्यटन और पुरातात्विक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, इन सभी बिंदुओं पर हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, हम बात करें इसकी ऐतिहासिक स्थिति की या फिर पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो देखिए, जब भी हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस जिले को कैसे समझ सकते हैं कि ये जिला कैसे आया, ठीक है। तो अगर हम इसके इतिहास में जाएं या इतिहास के स्वरूप को देखें तो याद रखिएगा, यह जो जिला है, ठीक है, 1905 के बाद, याद रखिएगा, 1905 से पहले जो है ये पहले हिस्सा था किसका, रांची प्रेसिडेंसी का। रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा था पहले, ठीक है। 1905 के बाद जो है ये सरगुजा के साथ मिला, याद रखिएगा, सरगुजा रियासत के साथ जुड़ा हुआ था, यानी सरगुजा रियासत में जुड़ा हुआ था, ये हिस्सा जो है सरगुजा रियासत में था, ठीक है। और 1905 के बाद याद रखिएगा, जैसे ही 1905 में ये सरगुजा के साथ छत्तीसगढ़ में मिला या मध्य प्रांत में मिला, तो सरगुजा के साथ ये हिस्सा जो सूरजपुर आता है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है बार बार, ताकि आप सूरजपुर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो सूरजपुर जो है पहले सरगुजा के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, एक समय आया जब सन 2012 में, ठीक है। अच्छा, एक डेट और याद रख लीजिएगा,
15 अगस्त 2011, जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ कि सूरजपुर जो है गठित किया जाएगा, सूरजपुर का गठन डिक्लेयर किया गया और ये गठित हुआ या ये गठन में आया सन 2012 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका इतिहास क्या बोलता है कि 1905 से पहले ये राष्ट्रीय प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। 1905 के बाद ये सरगुजा का हिस्सा बना और सरगुजा के बाद जो है 2011 में जो है इसका गठन का घोषणा किया गया। ये घोषणा का डेट है, ठीक है, डिक्लेरेशन का। अब उसके बाद जो है घोषणा के बाद इसका गठन कर दिया गया जनवरी के 2012 में। छत्तीसगढ़ का ये 26वां जिला बना था, 26वां जिला। ठीक है, तो ये एक बेसिक इतिहास हो गया इसका, याद रखिएगा, एक सामान्य जानकारी इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए इतिहास में और इसकी जानकारी क्या मिलती है इतिहास के संबंध में। ठीक है, तो देखिएगा, और मैं इतिहास को पुराने समय में लेके जाऊं तो इससे जानकारी मिलती है कि यह क्षेत्र पहले ऐतिहासिक क्रम में कोल वंश के शासकों के अधीन था, कोल वंश के अधीन था। ठीक है, यानी पहले यहां पर कौन शासन करता था? कोल वंश के शासक। ठीक है, जो मुख्य तौर पर कोरिया में रह के शासन करते थे, यानी कोरिया से इसका शासन चलता था इस क्षेत्र का। ठीक है, एक समय की बात याद रखिएगा कि जब यहां पर कोल राजाओं का शासन था तो वो थोड़ा आलस्यपूर्ण जीवन जीते थे, विलासिता वाला जीवन। विलासिता मतलब कि उनका जीवन जो है ना, शासक तो बन गए थे लेकिन राजपाट में पूरी तरीके से जो है उनका ध्यान नहीं था। कोल शासकों की बात है। ठीक है, फिर होता क्या है, याद रखिएगा, इसको, इस मैप को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इस मैप को देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि ये घटना कैसे घट रही है। देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, कुछ इस तरीके का आपको उत्तर का क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है आपका एमसीबी है अभी वर्तमान में, मनेन्द्रगढ़ वाला हिस्सा, उसके पास है आपका कोरिया का हिस्सा और ये हिस्सा है आपका सूरजपुर का हिस्सा। ठीक है, ये आपका कोरिया है, ये आपका सूरजपुर है और यहां से इसको जोड़ देंगे तो ये बलरामपुर है आपका, और यहां से इस हिस्से को देखेंगे तो ये है आपका सरगुजा। ठीक है, और बाकी हिस्सा है आपका जसपुर का। ठीक, तो ये जिले आपको समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए, अब यहां पर देखिएगा कि जो मुख्य रूप से जो कोल वंश का शासन था, याद रखिएगा, उनका मुख्य शासन था कोरिया क्षेत्र में। ठीक है, तो यहां पर कोल वंशी शासक रहते थे और उनका क्षेत्र जो है पूरा का पूरा सूरजपुर क्षेत्र में आता था। ठीक है, अब ऐसे में देखिए सरगुजा के क्षेत्र में जो है सिंहदेव फैमिली थी, रक्सेल वंश की। यहां रक्सेल वंश के शासक थे जो कहलाता था सिंहदेव परिवार। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, सूरजपुर के क्षेत्र में ये भ्रमण करने गए थे। ठीक है, सूरजपुर के क्षेत्र में ये भ्रमण करने गए तो इनके घोड़ों की चोरी हो गई, इन क्षेत्रों में इनके घोड़ों की चोरी हो गई। ठीक है, और जब बात आया कि अच्छा, ये मैं आपको जो बता रहा हूं याद रखिएगा, ये ऐतिहासिक क्रम है कि जो एक घटना घटी थी उसके बाद कैसे सिंहदेव परिवार जो है ये पूरी तरीके से जो है इन क्षेत्रों में शासन करना प्रारंभ किए थे। ठीक है, और कोल वंशी शासकों को यहां से पलायन करवा दिया था, भगा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर जब ये भ्रमण करने गए तो उनके घोड़ों की चोरी कर ली गई। ठीक है, और ये जगह है आपका विश्रामपुर, आपको पता होगा विश्रामपुर, यहीं पर विश्राम करने गए और घूमने गए ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे में इनके घोड़ों की चोरी कर ली गई और चोरी करने के बाद जो है, ठीक है, जब सिंहदेव परिवार ने इसे मांगा वापस, जो है सिंहदेव परिवार ने इसे मांगा तो कोल राजाओं ने जो है इसे मना कर दिया। और ऐसी स्थिति में जो है ये एक तरीके का छोटा सा युद्ध हो गया, याद रखिएगा। एक तरीके से जो है अब सिंहदेव परिवार ने क्या किया, आक्रमण किया इनके क्षेत्रों पर और ऐसे में कोल राजवंशों को भगा दिया यहां से। ठीक है, और जब ये भगाया गया तो इन क्षेत्रों में देखिएगा, अब कोरिया में जो बैकुंठपुर है, ठीक है, यहां पर शासन हुआ किसका, रामानुज प्रताप सिंहदेव का। ठीक है, देखिए अब सिंहदेव फैमिली आ गई यहां पर भी। ठीक है, इधर जसपुर में जाएंगे तो अनुज प्रताप सिंहदेव वाला जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, है ना, तो यहां पर भी आपको अनुप प्रताप सिंहदेव की फैमिली मिलेगी। ठीक है, तो इधर जो है यहां सरगुजा क्षेत्र में कौन है अभी, टीएस सिंहदेव। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सरगुजा संभाग जो है अलग अलग शासकों के, लेकिन सिंहदेव शासकों से ही भरा पड़ा था। ठीक है, तो ये एक इनका इतिहास है, छोटा सा इतिहास, याद रखिएगा, जो कि सिंहदेव परिवारों के द्वारा और कोल वंशी राजाओं को हराने का एक जानकारी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, हाँ, अब जो है सभी के सभी सिंहदेव फैमिली है, याद रखिए यहाँ पर। ठीक है, टीएस सिंहदेव के चाचा लगते हैं इधर, याद रखिएगा, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है, अभी इनके वंशज नहीं है यहाँ पर।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रामानुज प्रताप सिंहदेव जो है ये इनके चाचा लगते हैं सिंहदेव के, ठीक है। और इधर जाएंगे तो इनके मामा परिवार है, ठीक है। तो इधर मामा परिवार, उधर चाचा परिवार और इधर खुद रहते हैं, ठीक है। तो पूरा सिंहदेव फैमिली जो है सरगुजा संभाग में एक समय था जब शासन कर रहा था, ठीक है। अब इसके आगे देखिएगा, अब हम एक घटना और बता दूं मैं आपको, रामायण काल में अभी सरकार ने एक जनरल छापा था, याद रखिएगा। रामायण काल के बाद जब जानकारी मिलती है तो सरकार ने एक बात बताई, इसमें कहा कि जो विश्रामपुर, जो सूरजपुर का जो विश्रामपुर है, इसका नामकरण जो हुआ है विश्रामपुर के नाम पर, वो हुआ है राम, लक्ष्मण और सीता जी के वनवास के दौरान, ठीक है। 14 वर्ष का जो वनवास रहा उनमें कुछ समय जो है इन्होंने यहां पर विश्राम किया था, ठीक है। तो विश्राम करने के कारण ये जगह का नाम पड़ गया विश्रामपुर, ठीक है। तो रामायण काल में ये जानकारी मिलती है, इसके संबंध में ये सारी बातें जानकारी मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए सूरजपुर का जो नाम पड़ा है ना, वो अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पहले जो है इसे बंदुला के नाम से जानते थे, जगह का नाम था बंदुला, ध्यान रखिएगा। सूरजपुर का पहला नाम था बंदुला और उसके बाद दूसरा नाम था, याद रखिएगा, सूर्यपुर, और बाद में आज पड़ा है इसका नाम सूरजपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले बंदुला कहते थे, उसके बाद फिर सूर्यपुर कहते थे और आज वर्तमान में इसे सूरजपुर कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, याद रखिएगा, आपके सूरजपुर क्षेत्र का, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम लोग प्रशासनिक स्थिति की बात करें तो देखिए इसकी प्रशासनिक स्थिति क्या है, समझिएगा। प्रशासनिक स्थिति, ठीक है। अब देखिए प्रशासनिक स्थिति होता क्या है, किसी भी जिले में जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी जनसंख्या से लेकर, ठीक है, वहां पर कैसे काम चलता है, तहसीलों के माध्यम से, विकासखंड के माध्यम से या विधानसभा क्षेत्रों के माध्यम से, कि हमें ये पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो समझना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन क्षेत्रों में प्रशासनिक स्थिति अगर हम देखें तो याद रखिएगा, यहाँ की डेमोग्राफी है जनसंख्या, यहाँ की सामान्य जनसंख्या याद रखिएगा जो है आपका 8 से 10 लाख यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है यहाँ की कितनी है, 8 से 10 लाख है, ठीक है। अब यहां पर लिंगानुपात देखिएगा, या सेक्स रेशियो जो है वो है आपका 981, यानी 1000 पुरुष में 981 महिलाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहां पर साक्षरता का जो प्रतिशत है, लिटरेसी रेट जो है वो है आपका 60% के आसपास, ठीक है, 60% के आसपास है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, यहां पर शहरीकरण, यहां का जो शहरीकरण है याद रखिएगा वो आपका केवल 9% का है, यानी अर्बन एरिया जो है यहाँ पर केवल 9% है, बाकी सभी के सभी ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 मुख्य बातें याद रखिएगा। अब देखिए इसके जिला कोड क्या है, जिला कोड, तो यहाँ का जो जिला कोड है याद रखिएगा वो है CG29, यानी आप गाड़ियों में देखते होंगे नंबर, वो उसका जिला कोड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ की गाड़ियों में जनरली आपको CG29 दिखेगा, ठीक है। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर आपका सूरजपुर ही है, ठीक है। यहां पर जो इसका मुख्यालय है वो सूरजपुर ही है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें तो ये बेसिक हो गया, आपको इतना समझना है इस पे, ठीक है। अब इसके अन्य क्षेत्रों की बात करें, याद रखिएगा तो ये किस प्रकार का जिला है, तो याद रखिएगा ये राज्य का या छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिला है, ठीक है। सीमावर्ती जिला किसे कहते हैं, अभी मैप बनाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि सीमावर्ती जिला जो है, जो अदर कोई स्टेट है जो हमारा पड़ोसी या नेबर स्टेट है उसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले हम देखते हैं सीमावर्ती जिला, तो याद रखिएगा, और सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती राज्य में हमारा ये कौन सा राज्य टच करता है, मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का सिंगरौली एरिया, सिंगरौली वाला क्षेत्र जो है ये टच करता है, ठीक है। हाँ, नहीं याद नहीं करना है, बट लेकिन क्या होगा ना, जब धीरे धीरे आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो यहां तक जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको ये भी याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश टच करता है, ये काफी है, ठीक है। लेकिन समय आएगा जब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हाँ, मध्य प्रदेश कौन सा एरिया, तो सिंगरौली वाला एरिया, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जब आप
आज से 30 दिन बाद तक, जब देखिए अभी आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, ठीक है, आपकी टॉपिक पूरी की पूरी स्टार्ट हुई है, तो अब जब आप 1 महीना 2 महीना जब इसको लगातार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपका सूरजपुर जो क्षेत्र है वहां पर तमोर पिंगला अभ्यारण्य सेंचुरी है, ठीक है। तो यहाँ पर कई ऐसे नील गाय पाए जाते हैं, कई ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो यहाँ पर संरक्षित किए जा रहे हैं। तो उसके आधार पर आपको देखना होगा कि एमपी का कौन सा एरिया आता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होते हैं, धीरे धीरे जानकारी बढ़ती है, तो जानकारी इधर से अपर आता है, ठीक है, यानी आपके समझ में डेवलप होता है वो। तो याद रखिएगा, सीमावर्ती जिला की बात करें तो देखिए एक तरफ है आपका कोरिया, फिर उसके बाद आता है आपका कोरबा, सरगुजा और बलरामपुर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा जो है अगर हम तहसील की बात करें तो यहां पर जो तहसील है उनकी संख्या है 8। विकास खंड की बात करें तो यहां का जो विकास खंड है वो है आपका 6, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ का वो है 3, ठीक है। और इसके साथ याद रखिएगा कि इसके लोकसभा क्षेत्र जो है सरगुजा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सरगुजा के लोकसभा क्षेत्र में ही शामिल होता है ये, ठीक है। तो ये 3 बिंदु जो है मुख्य तौर पर याद रखिएगा, तहसील, विकासखंड और विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र की बात करें याद रखिएगा तो यहां पर जो है विधानसभा क्षेत्र है आपका प्रतापपुर, दूसरा है भटगांव और तीसरा है प्रेमनगर। आपको याद रखना है भटगांव को, ठीक है, क्योंकि आपको यह जानना होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में कौन कौन है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जैसे महिला बाल विकास मंत्री कौन है अभी हमारे यहाँ, ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े, तो वो कहां से खड़ी होती हैं, भटगांव से। इसी तरीके से आपको एक एक बातें ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना किसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, मतलब वो आपसे कॉमेडी करते हुए मजाक से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। और कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन नहीं बनता जितना इजी हो जाता है, और वो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कोई सुना ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इजी क्वेश्चंस हमसे इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे लिए वो इजी नहीं है, बाकी लोग के लिए इजी है बिकॉज वो बहुत कॉमन बात है, ठीक है। तो जैसे आपको याद है भटगांव जो क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्र के लिए आप इसको याद रखेंगे। तो याद रखिएगा कि भटगांव क्षेत्र से खड़े होते हैं कौन, लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है। तहसील जो है यहाँ पर 9 तहसील होते हैं, ठीक है। एक और है, याद रखिएगा हम लोग यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति के लिए जो है हम थोड़ा मैप में चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा मैप के अंतर्गत तो अब देखिएगा ये जो हमारा जिला है, ये जो हमारा जिला है, ठीक है, इस जिले का आधार समझिएगा और जिले के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मुख्यालय याद रखना है, मुख्यालय है इसका सूरजपुर, और मैं पूरे के पूरे 8 तहसीलों को बताऊंगा, 8 तहसील कौन कौन से यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ 6 विकासखंड कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको जो जिला को समझना है, तो जिला के जो सीमावर्ती जिले हैं आसपास के, तो उसको समझिएगा। इस तरफ जाएंगे तो आपका ये जो क्षेत्र है ये कोरिया का है, इधर आएंगे तो आपका ये जो हिस्सा है ये बलरामपुर का है, और इसके पास ये जो इसका जो दक्षिण पूर्व जो एरिया है, याद रखिएगा यहां पर है आपका सरगुजा, जिससे ये अलग हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम इसके दक्षिण में बात करेंगे, याद रखिएगा तो ये हिस्सा है आपका कोरबा का, कोरबा। और उत्तर की क्षेत्र में बात करेंगे तो ये है आपका मध्य प्रदेश, सिंगरौली क्षेत्र, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको थोड़ा सा मैप को याद रखना है। अब देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन क्षेत्रों में कौन सी सड़क चलती है या सड़क कौन सी है, नेशनल हाईवे कौन सी है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे के लिए याद रखिएगा कि बैकुंठपुर के क्षेत्र से एक सड़क आती है और ये सरगुजा की तरफ चली जाती है। तो याद रखिएगा यहां से एक सड़क जाती है आपकी, नेशनल हाईवे है, और ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम है 43, नेशनल हाईवे 43, ठीक है।
नेशनल हाईवे 43 का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 43 याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी सड़क है, देखिए हमारे यहाँ जो मुख्य सड़क है उनका संख्या 20 है, 20, और सभी का नंबर और नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वही तो है ना, सरगुजा वाला ही रूट है ये। हाँ जुड़ेगा, तो सभी जुड़ेगा, जितने जुड़ेंगे सभी का नाम सेम रहेगा, और जो नहीं जुड़ेगा उसका नाम अलग रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सूरजपुर के क्षेत्र से आपका ये मुख्यालय से होकर जाता है। ठीक है, तो मुख्यालय से होकर जाने वाली सड़क का नाम है आपका NH43। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा, हम पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सूरजपुर से जो है जब आगे जाएंगे आप सरगुजा की तरफ, तो आपको सबसे पहला जो क्षेत्र मिलेगा वो मिलेगा आपका विश्रामपुर। विश्रामपुर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, याद रखिएगा, एसएससीएल एरिया है, और एसएससीएल का दूसरा हेडक्वार्टर जो है विश्रामपुर में, याद रखिएगा। पहला हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, दूसरा हेडक्वार्टर आपके विश्रामपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे जाएंगे आप, तो यहां पर एक जगह है, याद रखिएगा, अजमनगर, सिलफिली अजमनगर। और उसके बाद एक एरिया आता है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं पिलखा क्षेत्र, पिलखा क्षेत्र। ठीक है, तो ये एक रूट है, इसको समझिएगा। और यहां से अगर आप सूरजपुर से जो है, याद रखिएगा, आप थोड़ा सा आगे बढ़कर नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहां पर एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं रामानुजनगर। ठीक है, रामानुज नगर, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन पर हमें बहुत बड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए, तो याद रखिएगा रामानुज नगर। और उसके बाद आगे जाएंगे आप, तो ये है आपका प्रेमनगर, प्रेमनगर। और याद रखिएगा, जो सरगुजा क्षेत्र से NH130 गुजरता है उसको वापस ये जोड़ देता है, याद रखिएगा, कोरबा क्षेत्र में। ठीक है, यानी सरगुजा अंबिकापुर से 130 जो है, NH130 जाता है यहां से और उसको जोड़ देता है आपके सूरजपुर क्षेत्र में, कुछ इस तरीके से यहां से। ठीक है, तो ये बात की बात है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा कि सूरजपुर क्षेत्र से आपको मिलेगा रामानुजनगर, फिर उसके बाद प्रेमनगर। ठीक है, अब देखिए यहीं से जो है सूरजपुर क्षेत्र से आप आगे की तरफ जाएंगे, तो यहीं से आपका एक रूट बनता है जो कि नेशनल हाईवे ना होकर के स्टेट हाईवे है। ठीक है, तो यहां से आपका रूट जाता है सूरजपुर क्षेत्र से और ये रूट है आपका भैयाथान, ओड़गी। ठीक है, और भैयाथान ओड़गी से होते हुए आपका प्रतापपुर, प्रतापपुर, और प्रतापपुर से जब वापस आएंगे आप इस रूट में, ठीक है, इस रूट में वापस आते हैं जो कि बनारस रोड कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह रोड कहलाता है बनारस रोड। ठीक है, ये वाला जो रूट है इसे बोलते हैं हम लोग बनारस रोड। तो बनारस रोड के हिसाब से याद रखिएगा कि प्रतापपुर के बाद आगे जाएंगे तो यह हिस्सा कहलाता है लटोरी। ठीक है, अब प्रतापपुर से पहले यहां पर एक जगह है, याद रखिएगा, जिसे बोलते हैं भटगांव, यहीं से खड़ी होती है, याद रखिएगा, आपके लक्ष्मी राजवाड़े। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद लटोरी से आगे जाएंगे, याद रखिएगा, तो यह है आपका बिहारपुर, बिहारपुर। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ये रेंज बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए सूरजपुर के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सूरजपुर के क्षेत्र में कौन कौन सा तहसील है, तो याद रखिएगा 8 तहसील। कौन कौन से, तो जैसे सूरजपुर एक तहसील हो गया, भैयाथान दूसरा, ओड़गी, प्रतापपुर, लटोरी, बिहारपुर, रामानुजनगर और प्रेमनगर, याद रखिएगा ये सभी तहसीलों में आता है। ठीक है, और बिहारपुर और लटोरी को छोड़ दें तो याद रखिएगा बाकी सभी जगह जो है ये विकासखंड है। यानी अभी आपने पढ़ा यहां पर 6 विकासखंड और 8 तहसील, याद रखिएगा, तो इसको आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है ये सभी तहसील और विकासखंड के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हमको यह देखना है कि पहले तो याद रखिएगा कि जब हम बात करें भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहां पर क्या क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि हम बात करें पहले भौगोलिक स्थिति की, तो सबसे पहले यहाँ की भौगोलिक संरचना या इस जिले की भौगोलिक संरचना कैसी है, तो याद रखिएगा यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं जिसे बोलते हैं भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल
स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो याद रखिएगा यहां पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा गोंडवाना चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब गोंडवाना चट्टानों की एक बहुत अच्छी खास बात होती है, याद रखिएगा भारत में जितने भी जगह पर गोंडवाना चट्टानें पाई जाएगी उसमें एक ही प्रकार का मिनरल ज्यादा मिलता है, वो है कोयला, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से जो खनिज पाई जाती है, खनिज वो होता है आपका पहला कोयला पाया जाता है, और दूसरा याद रखिएगा यहां पर पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है। तो कोयला के प्राप्ति का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वो है आपका रमकोला, जहां पर अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है, और दूसरा याद रखिएगा विश्रामपुर, और तीसरा याद रखिएगा भटगांव। ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला उत्पादन ज्यादा होता है या कोयला क्षेत्र ही है, ठीक है। यूरेनियम की बात करेंगे याद रखिएगा तो जजावलपुर या जजावल जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से यहां पर यूरेनियम मिलता है सूरजपुर में, ठीक है। तो याद रखिएगा यूरेनियम और कोयला जो है मुख्य खनिज है यहाँ के। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम लोग इसके भौगोलिक संरचना की बात करें, भौगोलिक संरचना, देखिए जैसे हमने यहाँ पर भौगोलिक संरचना समझा तो उसी प्रकार समझिएगा कि यह जो है हिस्सा है वो किसके जैसा है या कौन से हिस्से में है, मतलब यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ के जो पर्वत पठार पहाड़ जो है वो किसके जैसे मैच करते हैं। तो याद रखिएगा मैंने कल भी बताया था आपको पूर्वी बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का यह हिस्सा या जिला पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, याद रखिएगा, ठीक है। नहीं, कुछ जिले, ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे आप, इस पे मैंने मैप बताया था आपको, तो याद रखिएगा एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर का थोड़ा सा हिस्सा और सरगुजा का थोड़ा सा हिस्सा पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार के पेड़ पठार पर्वत जो भी नदियां पाई जाएंगी वो सभी छोटा नागपुर के पठार जैसा मिलेगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश जैसा, और यहाँ पर जो पाया जाएगा वो पूर्वी बघेलखंड के जैसा मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये जगह का नाम है, ठीक है। पर्टिकुलर जब हम भूगोल पढ़ते हैं ना तो भूगोल में अलग अलग संरचनाएं होती है, जैसे दंडकारण्य का पठार, ठीक है, महानदी बेसिन, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तो ये सभी जो नाम है ये छत्तीसगढ़ के अलग अलग भौगोलिक संरचना को बताते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी जिले में जो है लाल पीली मिट्टी मिलती है, कोई जिला है आपका और यहाँ पर लाल पीली मिट्टी मिलती है, और कोई दूसरा जिला है जहां पर पूरी तरीके से काली मिट्टी मिलती है, दोनों की संरचना अलग अलग होगी, ठीक है। वहां पर जो पठार या पहाड़ पाए जाएंगे उसका जो तरीका होगा, वहां के जो रॉक्स होंगे, चट्टान होंगे, अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के 4 भाग में बटे हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ को 4 भाग में बांटा गया है उसके भौगोलिक संरचना के आधार पर। तो ये जो 4 भाग हैं उसमें पहला भाग होता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है, दूसरा भाग है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा भाग है आपका महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं इसको, और चौथा भाग है आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो उत्तर का जो भाग है उसमें पूर्वी बघेलखंड का पठार आता है इस क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार के बाद अगर हम यहाँ की मिट्टी की बात करें या मृदा की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर फसल जो होती है वो अधिकतर धान की, तिलहन की, ऑयल सीड, ठीक है, और उसके अलावा गन्ने की फसल होती है यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा कि यहाँ पर धान की खेती, तिलहन की खेती और गन्ने की खेती और साथ ही साथ तंबाकू की खेती भी होती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है इन क्षेत्रों में आपको खेती मिलेगा इस क्षेत्र का, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखिएगा कि जब हम यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर नदी जो बहती है वो नदी है आपकी रिहंद नदी, रिहंद नदी, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 145 किलोमीटर की है और छत्तीसगढ़ के उत्तर में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब इसी के साथ याद रखिएगा कि रिहंद नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, मतलब रिहंद नदी के जो क्षेत्र है उसमें आपको विश्रामपुर मिलेगा, दूसरा आपको सूरजपुर मिलेगा। ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो रिहंद नदी के तटीय क्षेत्र पर आते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्रामपुर और सूरजपुर जो है इसी रिहंद नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इसको तो हम नोट करके स्पेशल पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विशेष में याद रखिएगा
कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साथ ही साथ याद रखिएगा IST रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका नंबर है याद रखिएगा 82.5 डिग्री वाला। ये 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री जो है ये सूरजपुर जिला से गुजरता है, याद रखिएगा। हाँ, तो छत्तीसगढ़ से हमको देखने को मिलता है कि दो मात्र ऐसे जिले हैं जहां से ये दोनों गुजरते हैं, दो मात्र ऐसे जिले, यानी जहां से दोनों गुजरते हैं। एक से एक देखेंगे तो आपको एक वाले में तो चार मिलेंगे, जैसे कर्क रेखा से हमारा बलरामपुर से गुजरता है, ठीक है, आपके सूरजपुर से गुजरता है, कोरिया से गुजरता है और आपके MCB से गुजरता है। लेकिन जब हम दोनों की बात करेंगे, जो सीधी आड़ी खड़ी रेखा है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं 82.5 की रेखा और इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 रेखा। तो इन रेखाओं को देखेंगे आप तो यहां पर ये दो जिलों से गुजरता है, एक सूरजपुर से और दूसरा आपके कोरिया से, ठीक है। तो दोनों रेखाओं के बारे में पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर दोनों रेखा गुजरती है, तो सूरजपुर और कोरिया से गुजरता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सूरजपुर के क्षेत्र की विशेष बातें याद रखिएगा, जहां पर कर्क रेखा भी गुजरता है और IST भी गुजरता है यहां से, ठीक है। चलिए, तो ये था इसका भौगोलिक संरचना, याद रखिएगा। तो भौगोलिक संरचना के आधार पर आपको यहाँ की मिट्टी समझनी है, यहाँ पर खनिज क्या पाया जाता है, और भौगोलिक संरचना के आधार पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी के अलावा जो है अंतिम एक बिंदु पर याद रखिएगा, मैं यहीं पर आपको बता रहा हूं, इसके उद्योग के बारे में याद करते हैं, ठीक है, यानी आर्थिक स्थिति। तो याद रखिएगा यहाँ पर उद्योग जो है ना, ये 3 प्रकार के उद्योग यहाँ पर ज्यादा चल रहे हैं। कौन कौन से उद्योग? जैसे अगर आपसे पूछा जाए शक्कर कारखाना, ठीक है, तो याद रखिएगा शुगर जो मिल है यहां पर, जिसका नाम है मां महमाया शक्कर कारखाना, ठीक है, ये जगह है आपका केरता प्रतापपुर में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि यहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली प्रोडक्शन का काम प्राइवेट तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कौन कौन सी कंपनी? तो याद रखिएगा, एक है CSPDCL और इंडियन बुल्स के द्वारा जो है 1320 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जा रहा है, याद रखिए, कहां पर? तो भैयाथान में। ये जो आपको भैयाथान दिख रहा है यहां पर, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी? CSPDCL और इंडियन बुल्स, दोनों मिलकर 1320 मेगावाट, ठीक है, भैयाथान में, याद रखिएगा। और तीसरी एक कंपनी याद रखिएगा, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम कर रहा है, और इसमें भी आपका CSPDCL और इफको कंपनी का नाम है, इफको कंपनी, और ये भी आपका 1320 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने का प्लान कर रहे हैं, कहां पर? प्रेमनगर में। तो याद रखिएगा, एक है आपका भैयाथान वाला क्षेत्र और एक है आपका प्रेमनगर वाला क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा, अब यहां से बात आती है, हम पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन के क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिएगा मुख्य रूप से पर्यटन क्या क्या है यहाँ पर और कैसा कैसा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सूरजपुर क्षेत्र से। तो सूरजपुर के पास अगर आप जाएंगे, याद रखिएगा, सूरजपुर के जो क्षेत्र है, सूरजपुर के पास अगर आप जाएंगे तो इन क्षेत्रों में आपको पर्यटन के रूप में जो है, आपको सबसे पहले जो है भैयाथान रोड में जाना है। भैयाथान रोड में जाएंगे आप, याद रखिएगा, तो यहीं पर एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं जमड़ी ग्राम, जमड़ी गांव, ठीक है। ये जमड़ी गांव क्या है, याद रखिएगा, तो जो पर्यटन है उसमें एक गांव है, याद रखिएगा, जमड़ी गांव, और इस जमड़ी गांव में जो है ना एक पत्थर है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है डुगडुगी पत्थर। डुगडुगी पत्थर, एक्चुअली जो डुगडुगी होता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी वाद्य यंत्रों में आता है, ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसको, ठीक है। तो उस पत्थर को हिलाने से ना उसी प्रकार के वाद्य यंत्र का आवाज आता है, इस जमड़ी गांव के पास पड़ता है ये, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, लोगों के आकर्षण का केंद्र है, पत्थर को हिलाने से जो है साउंड निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो जगह का नाम है, याद रखिएगा, जमड़ी गांव, और इस जगह, इस पत्थर को कहा जाता है डुगडुगी पत्थर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, भैयाथान पहुंचेंगे, भैयाथान के पास जो है एक पाताल भैरव मंदिर, ठीक है, पाताल भैरव मंदिर है, कहां पर? भैयाथान में, याद रखिएगा, ठीक है। तो भैयाथान में जो पाताल भैरव मंदिर है, याद रखिएगा, ये ऐसा कुछ है जो जमीन के अंदर बनाया गया है। ये मंदिर जो है ना, आप जाएंगे तो जमीन के अंदर आपको सीढ़ी से उतरकर जमीन के अंदर जाना पड़ेगा, और आपको अंदर में काली जी का
जो प्रतिमा है वो मिलेगा, शंकर जी का प्रतिमा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एक पाताल भैरव मंदिर बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे ही आप आगे जाएंगे, भैया थान से आगे जाएंगे तो उड़गी के पास, ठीक है, उड़गी से जो है कुछ दूरी पर एक पहाड़ है, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सीता लेखनी पहाड़, ठीक है। और इसे एक और नाम से जानते हैं, कुदरगढ़ पहाड़, कुदरगढ़ पहाड़, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी माताएं हैं, माता मतलब पूजनीय माताएं, जैसे कुदरगढ़ी माता, ठीक है, उसी प्रकार बमलेश्वरी माता, ठीक है, तो उसी प्रकार 6 माताओं के क्षेत्र को जो है ना विकसित किया जा रहा है, मतलब उनके क्षेत्रों को जो है विकसित करके जो है मंदिरों को विकसित किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, उनसे थोड़ा सा फंड खर्च किया जा रहा है उन क्षेत्रों पे, ठीक है। राज्य सरकार ने ऐसे 5 क्षेत्रों को चिन्हांकित किया था, अब 6वां क्षेत्र भी शामिल किया गया है जो कि रायपुर क्षेत्र से है, ठीक है, रायपुर की महामाया माता, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपके कुदरगढ़ी माताओं को भी यहाँ पर या कुदरगढ़ क्षेत्र को भी चिन्हांकित किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो माता विराजित है इनको कहा जाता है बागेश्वरी, बागेश्वरी माता, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी कहानी थोड़ी सी सुननी पड़ेगी आपको कि बागेश्वरी माता जो है इसको समझिएगा, ठीक है, कहां पर, सीता लेखनी पहाड़। तो देखिए रामायण काल में ऐसा कहा जाता है, रामायण काल के समय कहा जाता है कि सीता माता ने यहाँ पर पत्थरों पर लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया सीता लेखनी, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये बताते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है रामायण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो रामायण काल के साक्ष्य के दौरान जो है लक्ष्मण जी ने सीता जी को लिखना सिखाया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उनके साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इनका नाम पड़ा है सीता लेखनी पहाड़, ठीक है। याद रखिएगा सीता लेखनी पहाड़ कहां पर है, तो उड़गी से कुछ दूरी पर है और यहीं पर याद रखिएगा कुदरगढ़ महोत्सव होता है और साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर रामनवमी का मेला लगता है, ठीक है। चैत्र नवरात्रि वाला जो रामनवमी का मेला है वो लगता है, याद रखिएगा, ठीक है, कुदरगढ़ी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां से आप थोड़ा आगे जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका इसे कहते हैं सारासोर क्षेत्र, सारासोर, ध्यान रखिएगा। सारासोर क्षेत्र जो है यह भी एक धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। एक्चुअल में जो सारासोर है सारासोर क्षेत्र है, याद रखिएगा, यहां पर गंगाधर मंदिर है, ठीक है। और यह भी रामायणकालीन क्षेत्र है, याद रखिएगा। भगवान राम जब वनवास से जा रहे थे या वनवास के लिए जा रहे थे, याद रखिएगा, तो उस क्षेत्र से गुजरे थे, ऐसा कहा जाता है सारासोर क्षेत्र से गुजरे थे, ठीक है। और जब सारासोर क्षेत्र से गुजरे थे तो उनके पैर के निशान जो है यहाँ पर छूट गया है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी के पैर के निशान है, ठीक है। तो ये ऐसा राम, लक्ष्मण और सीता के संबंध में यहाँ पर जानकारी मिलती सारासोर क्षेत्र में। और यहीं पर एक मंदिर है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है गंगाधर मंदिर, ठीक है। अब इस मंदिर में जाने के लिए आपको बता दूं कि जैसे ये नदी है आपका और ये मंदिर की कलाकारी इस तरीके समझिए कि इसको ना नदी के ऊपर बनाया गया है, ऐसा। ये मंदिर को जाने के लिए आपको सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी जो नदी के ऊपर है, यानी मंदिर जाएंगे तो नदी के ऊपर बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है। और सीढ़ी के माध्यम से आप इसके पे पहुंचते हैं, ठीक है। अब ये उनका जो भी तरीका है उस तरीके से इसे बनाया गया है, ठीक है। एक समय था, एक्चुअल में ये जो नदी है ना ये काफी तेज तर्रार वाली नदी है, ऐसे धार बहुत तेज होती है इसकी। तो कई बार ऐसा होता है कि नदी जो है इसके एक सीढ़ी को ढक देती है, केवल मंदिर दिखता है। और मतलब ये समझिए एक तरीके का कि जो भी एक जो प्राकृतिक जो आपदाएं होती है या प्राकृतिक जो घटनाएं होती है उसमें ये देखने को मिलता है कि अगर भगवान चाहे कि मुझसे कोई ना मिले तो वो मंदिर तक पानी भर देते हैं, ठीक है। और पानी भर देंगे तो क्या होगा, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सीढ़ी एकमात्र जरिया है उस जगह पर जाने का, दूसरा कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो गर्मी में जाएंगे आप, ठीक है। हाँ, तो यही एक तरीका है, याद रखिएगा। हालांकि नदी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी किंवदंती है। किंवदंती का मतलब वहां के स्थानीय लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एक गुफा है, इस पहाड़ में एक गुफा है जहां पर नदी इसके अंदर बहती है, ठीक है, पहाड़ के अंदर नदी बहती है। और इस नदी में जो है ना पहले जो देवी देवताओं की जो पूजा की जाती थी इस गुफाओं के अंदर की जाती थी और केवल बैगा ही इसके अंदर जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये संबंधित जानकारी सारासुर से मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सारासुर के संबंध में गंगाधर मंदिर, और गंगाधर मंदिर के अंदर याद रखिएगा कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनकी अलग अलग लीलाओं का प्रतिमा के आधार पर जो है चिन्हांकन किया गया है,
ठीक है। जैसे जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वासुदेव जो है उनको टोकरी में रखकर लेकर जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ने, उसका पूरा का पूरा चित्रण किया गया है, ठीक है। फिर पूतना का हत्या जब किया गया इनके द्वारा, या पूतना को मारने का पूरा जो काम किया गया उसका भी चित्रांकन किया गया है। तो ऐसे करके महाभारत काल तक जो है पूरा का पूरा इनका दृष्टांकन किया गया। मंदिर के चारों तरफ जो है आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, मंदिर एक्चुअल में 4-5 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। ये जो मंदिर मैंने बताया ये शंकर जी के मंदिर है, ठीक है। और बाहर निकलेंगे याद रखिएगा तो पूरा का पूरा 3 अलग अलग मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं इस पे, ठीक है। और पहाड़ों पर बसा हुआ है पूरा मंदिर, ठीक है। इसलिए जो है सारस्वत फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं अक्सर जो है 3-4 बार जा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मैं यही कहूँ, ठीक है। सूरजपुर क्षेत्र में मेरे घर से पास पड़ता ही है, ठीक है। तो कई बार ऐसा जगह हुआ है, लेकिन इसको सरकार ने बंद कर दिया था, ठीक है। लगातार यहाँ पर जो है ना उस नदी के कारण जो है लगातार लोगों का सुसाइड करना या फिर आत्महत्या करना या फिर गिर कर फिसल कर जो है मर जाना, ऐसी कई घटनाएं यहाँ पर होने लगी थी लगातार। जो है जो कुंदा जो क्षेत्र है यहाँ पर विश्रामपुर का जो एरिया है ना, विश्रामपुर के एरिया से जो है लगभग 5 से 6 फैमिली ऐसे हो चुकी थी और एक ही साल के अंदर ऐसी घटना घटी थी। उसके बाद जो है इसको सरकार ने बंद कर दिया कि यहाँ पर पिकनिक स्पॉट नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में किनारे जो है क्योंकि नदी का किनारा है तो ऐसे में पिकनिक स्पॉट भी डेवलप हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो लोगों ने, सरकार ने इसको बंद कर दिया था। फिर हाल फिलहाल में जो है 2018 के बाद इसे फिर से चालू किया गया और उसके बाद लोग फिर से पहुंचने लगे, ठीक है। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं, अभी ना के बराबर है, क्योंकि जो मंदिर है उसका जो ट्रस्टी है, ठीक है, वो पूरा सिस्टमेटिक अब चीजों को करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं था, कोई कहाँ जा रहा है, किससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं होता था। तो अब जो है सब कुछ सिस्टमेटिक हो गया है, कोई भी घटना ऐसे नहीं घट रही अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सारस्वत याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे जाएंगे, याद रखिएगा तो प्रतापपुर के पास जो है ना यहाँ पर एक जगह है, याद रखिएगा, शिवपुर, शिवपुर, ठीक है। और शिवपुर के पास याद रखिएगा, शिवपुर के पास ही एक गुफा है। इस गुफा को कहा जाता है बिलद्वार गुफा, बिलद्वार गुफा, भूलिएगा मत। कई बार जो है ना सूरजपुर के संबंध में पूछा जाता है कि बिलद्वार गुफा कहां पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिलद्वार गुफा जो है ये आपका शिवपुर के पास है, ये प्रतापपुर के रास्ते में पड़ता है, ठीक है। तो जब आप बिलद्वार गुफा जाएंगे ना तो यहां पर भी पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है। पूरा तात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि पुराने समय की मूर्तियां यहां पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। विष्णु जी की मूर्तियां जो है यहां पर प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा पूरा तात्विक साक्ष्य इसे कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे प्रतापपुर के पास, तो प्रतापपुर में याद रखिएगा 2 मंदिर है। एक शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, याद रखिएगा शिव जी का मंदिर, ठीक है। प्रतापपुर में शिव जी का मंदिर है। और दूसरा एक और मंदिर याद रखिए जिसे बोलते हैं पारदेश्वर मंदिर, पारदेश्वर मंदिर, ठीक है। पारदेश्वर मंदिर की एक खास बात याद रखिएगा, यहां पर जो शिवलिंग है वो पूरे पारा से बना हुआ है, पारे से, ठीक है। इसलिए इनको पारदेश्वर शिव मंदिर कहा जाता है, ठीक है। पारा, ठीक है। आपने देखा होगा कि थर्मामीटर में जो पारा यूज होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर चढ़ता है, उसी पारे से बना हुआ पूरा शिव मंदिर है, याद रखिएगा, शिवलिंग है, ठीक है। जो कि सामान्य टेम्परेचर में पिघला हुआ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये पूरा का पूरा शिव मंदिर, शिवलिंग जो है पूरे पारस से बना हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं पारदेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। और दूसरा जो एक शिव मंदिर याद रखिएगा, यहां पर आप जाएंगे तो ये शिव मंदिर जो है जमीन के नीचे है, ठीक है, यानी कि जमीन के नीचे है। और यहाँ पर आपको पानी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो पानी के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, ठीक है। जो शिवलिंग है वो पानी के अंदर रहता है और पानी निकालकर उन्हीं पे चढ़ा देना होता है, ठीक है। तो ऐसा वहां पर पूरा का पूरा क्षेत्र है। हालांकि ये पहाड़ों में बसा हुआ क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो पहाड़ों में बसे होने के कारण ये जो क्षेत्र है आपका, वहीं पर जो है ये शिव मंदिर स्थापित किया गया है। काफी बड़ा मंदिर है यहाँ पर, और हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर काफी बड़ा जो है ये 2 क्षेत्र आते हैं, याद रखिएगा, शिव मंदिर का और दूसरा पारदेश्वर मंदिर का, ठीक है। इनको जलेश्वर मंदिर भी कहते हैं, याद रखिएगा, जलेश्वर मंदिर। हाँ, हाँ, जब पूरा का और पानी के साथ साथ एक बात याद रखिएगा कि 108 धाराएं बनी हुई है, इस तरीके से जो है ना पहाड़ों से निकलने वाली ऐसी धाराएं बनी हुई है जो 108 धाराएं हैं। अगर आप इसका एक गोला लगा लेंगे ना तो आप 108 धाराओं से नहा लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 108 पाइप से जो है पूरा का पूरा धारा बना हुआ है। तो ऐसे अब जब भी शिवलिंग का एक गोला, एक चक्कर लगाएंगे तो आप 108 धाराओं से नहा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहाड़ों से पानी आता है और इस तरीके से यहाँ पर एक प्राकृतिक जो है देखने को मनोरम दृश्य मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शिव मंदिर और पारदेश्वर मंदिर। अब जैसे ही आप आगे जाएंगे, याद रखिएगा प्रतापपुर क्षेत्र में, प्रतापपुर क्षेत्र के लिए आपको याद रखना है कि इसका नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर याद रखिएगा सरगुजा के जो राजा थे, एक समय यहाँ के राजा थे धर्मदेव प्रताप सिंहदेव,
या धर्मेंद्र के नाम से या धर्मदेव प्रताप सिंहदेव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सिंहदेव कहते हैं इनको। तो प्रताप जो नाम आया इनका, उसी के नाम पर बसा हुआ है प्रतापपुर, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और प्रतापपुर से आगे जाएंगे आप तो बलरामपुर निकल जाएंगे, याद रखिएगा, बलरामपुर का सड़क बन जाएगा इससे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि आपका एक उद्योग है इसी प्रतापपुर के पास ही जो है उद्योग है, जिसे बोलते हैं शक्कर कारखाना, शक्कर कारखाना केरता, जिसका नाम है मां महामाया शक्कर कारखाना, याद रखिएगा, प्रतापपुर में आता है। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 ही शक्कर कारखाना है टोटल, ठीक है। 2 कबीरधाम में है, ठीक है, हाँ कबीरधाम में 2 है, एक सूरजपुर में आ गया, 3 हो गया, और एक आपके बालोद में है, बालोद का करका भाटा, ठीक है, करका भाटा क्षेत्र में आता है, और एक आपका बन रहा है अभी बेमेतरा में, ठीक है, चंदनू नामक जगह पर बन रहा है। तो याद रखिएगा 5 ही आपके शक्कर कारखाना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा वापस आप इस क्षेत्र से आएंगे भड़गांवा क्षेत्र से, तो भड़गांवा क्षेत्र से पहले जो है ना आपको एक जगह मिलेगा जरही, ठीक है, याद रखिएगा जरही, और फिर उसके बाद आएंगे आप भड़गांवा, ठीक है। तो जरही और भड़गांवा जो क्षेत्र है ये कोयले वाला क्षेत्र, याद रखिएगा, कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दुग्गा कोयला उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। जरही और भड़गांवा कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद लटोरी आएंगे आप, तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, गन्ने की खेती के लिए इस क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। हाँ ये भी आपका कोयला उत्पादन क्षेत्र है, लेकिन गन्ने की खेती भी बहुत तेजी से होता है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब इसके बाद याद रखिएगा जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो बिहारपुर क्षेत्र है, और इस रूट से जो है आप सरगुजा की तरफ वापस पहुंच जाएंगे, और इस रूट को बोलते हैं बनारस रोड, इस रोड का नाम है बनारस रोड, ठीक है। तो बनारस यानी यूपी के क्षेत्र से ये प्रवेश कर जाता है, अगर आप जाएंगे यहां से तो यूपी चले जाएंगे सीधे, ठीक है। इधर देखेंगे तो ये यूपी का मध्य प्रदेश का हिस्सा है, और यहीं से आपका इधर से थोड़ा और मध्य प्रदेश पड़ेगा, और उसके बाद फिर यूपी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका ये सूरजपुर के संबंध में, ठीक है। अब देखिए सूरजपुर के बाद जो है ना आप इस तरफ दक्षिण में जाएंगे, यहां तक तो आपने घूम लिया पूरी तरीके से, भैया था नोड़गी इधर से आ गए, ठीक है। तो अब यहां से वापस आइएगा तो पिलखा क्षेत्र, ठीक है। पिलखा क्षेत्र क्या है याद रखिएगा, यहां पर एक पहाड़ है जिसे बोलते हैं पिलखा पहाड़, जहां पर ट्रेकिंग की जाती है, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ना, यहाँ पे जो गाइड होते हैं ये पहाड़ पे लेके जाते हैं आपको और घुमाते हैं एरिया को पूरे तरीके से, ठीक है। तो जब भी ये जो है गर्मी के समय में या फिर जो इनका जो मौसम होता है उनके आधार पर जो है ये ट्रेकिंग कराई जाती है, पिलखा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पिलखा क्षेत्र से आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये अजब नगर है, और याद रखिएगा अजब नगर क्षेत्र को जो है ना इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे बसाया था, यानी इंदिरा गांधी ने जो है इस क्षेत्र को बसाया था, और जो शरणार्थी थे उनको जगह दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्षेत्र कहलाता है अजब नगर क्षेत्र, इसका नाम ही है अजब नगर क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके आगे जाएंगे आप तो एक जगह है जिसे बोलते हैं सिलफिली, सिलफिली, ठीक है। तो सिलफिली क्षेत्र के लिए याद रखिएगा यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, ठीक है। जितनी सस्ती सब्जियां होती है यहाँ पर, इससे सस्ती सब्जी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ यहीं पर सबसे ज्यादा सब्जियां जो है सस्ती होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका विश्रामपुर क्षेत्र, और याद रखिएगा ये एससीसीएल का दूसरा हेडक्वार्टर है, ठीक है, दूसरा हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा, सेकेंड नंबर का, पहला हेडक्वार्टर आपके बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप वापस सूरजपुर पहुंचते हैं, तो सूरजपुर के संबंध में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम नदी को देखें, अब चलिए थोड़ा सा नदी को देखिएगा, यहां से नदी कौन सी निकलती है, तो देखिए सरगुजा क्षेत्र से आप जाते, सरगुजा क्षेत्र से नदी इसकी प्रवाह करती है, और यहां से नदी निकलकर, ठीक है, इस तरीके से बहता हुआ बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद यूपी चला जाता है, ठीक है। ये नदी कौन सी है, रिहन नदी, और इसकी एक सहायक नदी है, याद रखिएगा, जो कि बिलद्वार गुफा के पास से निकलती है, शिवपुर के पास से, और ये नदी है आपकी महान नदी, महान नदी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो सूरजपुर क्षेत्र है, याद रखिएगा, उसके अंतर्गत आपका डुगडुगी पत्थर क्षेत्र, पाताल भैरव मंदिर, सीता लेखनी पहाड़, सारासोर क्षेत्र, ठीक है, जहां पर गंगाधर मंदिर है, उसके अलावा जो है आपको मंदिर के तौर पर और याद रखना है एक पारदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा, पारदेश्वर मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा अब सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि जब आगे की तरफ आगे जाएंगे आप, यहां से ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो जगह दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं तमोर पिंगला, तमोर पिंगला, याद रखिएगा। हमारे राज्य के द्वारा जो है कुछ क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, पेड़ पौधों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है, सरकार बचाने का प्रयास करती है, ऐसे में जो है यहाँ पर एक अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, उस अभ्यारण्य का नाम है तमोर पिंगला अभ्यारण्य,
और याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो कि सूरजपुर में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, इसे बनाया गया था 1978 में और ये जो है 608 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, सूरजपुर क्षेत्र में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तमोर पिंगला, तमोर एक पहाड़ का नाम है, ध्यान रखिएगा, और पिंगला एक नदी का नाम है और उन दोनों को जोड़कर बनाया गया है तमोर पिंगला। ठीक है, तो इस क्षेत्र को कहते हैं तमोर पिंगला और यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है नीलगाय अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि अभी वर्तमान में जितने भी सूरजपुर में क्षेत्र में काम हो रहे हैं उन काम के आधार पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ धीरे धीरे विकसित हो रहा है और ये राज्य जो है, ये जिला जो है 2012 में बना है, याद रखिएगा, और किससे अलग होकर? सरगुजा से अलग होकर। सरगुजा इसका मातृ जिला है, याद रखिएगा, मातृ जिला सरगुजा है और 2012 में जो है आपका सूरजपुर बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, बाकी याद रखना है शक्कर कारखाना, मां महामाया शक्कर कारखाना किरता में है और इलेक्ट्रिसिटी या बिजली प्रोडक्शन जो हो रहा है सीएसपीडीसीएल का इंडियन बुल्स के साथ जो है, ठीक है, 1320 मेगावाट का, और सीएसपीडीसीएल का इफको के साथ प्रेमनगर में याद रखिए 1320 मेगावाट का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सूरजपुर के संबंध में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, अब यहाँ के वाटरफॉल की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से वाटरफॉल है या जलप्रपात है। ठीक है, तो याद रखिएगा रिहन नदी पर एक वाटरफॉल है जिसे कहा जाता है रक्सगंडा जलप्रपात। ध्यान रखिएगा, रिहन नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक है, और घाट की बात करें याद रखिएगा तो कौन कौन से घाट है यहाँ पर, तो जैसे एक है आपका कुमेली घाट। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि यहां पर अगर और वाटरफॉल की बात करें तो रक्सगंडा के अलावा जो है कुंदरू घाघ जलप्रपात। ठीक है, तो यहां पर कम से कम 2 से 3 जलप्रपात है, याद रखिएगा, जो कि मनोरम क्षेत्र के तौर पर पर्यटन के क्षेत्र पर देखा जाता है। रक्सगंडा जलप्रपात और दूसरा कुंगुरु घाघ जलप्रपात, और कुमेली घाट भी आपका एक जलप्रपात क्षेत्र है जहां पर पिकनिक स्पॉट देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इन क्षेत्रों में, हाँ ठीक है, अब इन क्षेत्रों को देखिएगा, इन क्षेत्रों में आपका जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पर्यटन क्षेत्र में अगर हम देखें तो याद रखिएगा इन क्षेत्रों में आपको ये सभी क्षेत्र याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा एक लास्ट क्षेत्र आपको याद रखना है, 2 लास्ट क्षेत्र याद रखिएगा। ठीक है, जो कि धार्मिकता और क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। तो जैसे ही आप सूरजपुर से जो है ना रामानुजनगर की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा रामानुजनगर के आगे पहले तो थोड़ा पहले याद रखिएगा एक जगह है जिसे बोलते हैं यहां पर। ठीक है, इन क्षेत्रों में, ठीक है, 2 क्षेत्र याद रखिएगा, एक पहले पड़ता है और एक बाद में पड़ता है। एक क्षेत्र को बोलते हैं श्रीनगर क्षेत्र, और इसको बोलते हैं याद रखिएगा रामानुजनगर से पहले का क्षेत्र है। यहां पर एक मंदिर है, याद रखिएगा मां महामाया मंदिर, यहाँ का फेमस मंदिर है, याद रखिएगा मां महामाया मंदिर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके रामानुजनगर वाले रूट में पड़ता है और ये एसएच है, याद रखिएगा स्टेट हाईवे है। ठीक है, और श्रीनगर क्षेत्र में याद रखिएगा एक जगह है जिसको बोलते हैं टब्बा या टिब्बा क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या हुआ है याद रखिएगा, सरगुजा के जो राजा रहते थे उनके महल का अवशेष मिला है, यहाँ पर महल का अवशेष। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है सभी पर्यटन क्षेत्र को, इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखिएगा सभी क्षेत्रों को अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस वीडियो के साथ इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार देखिएगा, वापस रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने देखा सूरजपुर जिले के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, प्रशासनिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और पर्यटन स्थिति को। ठीक है, अगर हम बात करें याद रखिएगा इसके ऐतिहासिक स्थिति के अंतर्गत तो याद रखिएगा सूरजपुर जो है पहले सरगुजा का हिस्सा हुआ करता था, 2012 में इससे अलग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पहले कोल शासकों का शासन था और बाद में जो है श्रीदेव फैमिली के शासन बढ़े यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा जो कि रक्सेल वंश से कहलाते हैं, याद रखिएगा अगर हमने काउंट किया है कि नहीं किया देख लीजिए एक बार इसको, 9 तहसील कौन कौन से मैं बता देता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा नंबर वाइज देखिएगा। ठीक है, हाँ देखिएगा मैं बता देता हूं, तो पहला तहसील है आपका सूरजपुर। ठीक है, पहला तहसील है आपका सूरजपुर। ठीक है, दूसरा है आपका रामानुजनगर और तीसरा है आपका प्रेमनगर। 3 हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इस तरफ जाएंगे तो भैया थाना आपका चौथे नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है आपका ओड़गी। ठीक है, 6वें नंबर पर आता है आपका प्रतापपुर। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर पर आता है भटगांवा।
ठीक है। और उसके बाद 8वें नंबर पर आता है आपका लटोरी और 9वें नंबर पर आता है आपका बिहारपुर। ठीक है, सबसे नया तहसील याद रखिएगा बिहारपुर है। सूरजपुर का सबसे नया तहसील जो है वो बिहारपुर है, याद रखिएगा। तो टोटल हमारे पास 9 तहसील है, लेकिन विकास खंड जो है आपका 6 ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से नहीं है? तो भड़गामा, लटोरी और बिहारपुर जो है विकास खंड में नहीं होंगे। प्रतापपुर, ओड़गी, भैयाथान, सूरजपुर, रामानुजनगर और प्रेमनगर जो है आपके विकास खंड में आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, और अगर आपने कहीं पर कोई गलती की होगी तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सूरजपुर के संबंध में छत्तीसगढ़ का मुख्य जिला। कल हम डिस्कस करेंगे कोरिया जिला और उसके साथ आपका एमसीबी को, मनेन्द्रगढ़ को। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा हमारा।